अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो इनकोडर्स। ऑटो इनकोडर्स सर ज़रा ब्रीफ बताएं, फिर मैं कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, ऑटो एनकोडर्स जो है ना, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, अभी तक आपने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, उसके बाद आपने CNN पढ़ा। अच्छा, बाय द वे आज हम CNN की कुछ और एप्लीकेशन बताएंगे, उसके बाद ऑटो एनकोडर की फिर सारी तफसील भी आएगी। CNN में आपने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी और हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ऑटो इनकोडर की खास बात यह है कि इसे आप यूं समझे कि ये चैट जीपीटी और बर्ट के दादाजी हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे मॉडल्स जो है ये डिसेंडेंट्स ऑफ ऑटो इनकोडर है। और ये डिसेंडेंट्स इसलिए है कि ऑटो इनकोडर जो आर्किटेक्चर है ये दो हिस्सों पे से मिलके बनता है। एक हिस्से को हम कहते हैं इनकोडर और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं डिकोडर। और जब मैंने कहा कि चैट जीपीटी इसका डिसेंडेंट है और बर्ट इसका डिसेंडेंट है, जो कि अपवर्क की मेरे ख्याल इस लिस्ट में बर्ट भी है, बर्ट है हमने तीसरे डिस्कस भी नंबर पे किया है। था। या। तो आपको ये सुन के बड़ा मजा आएगा कि ऑटो इनकोडर का जो पहला पार्ट मैंने इनकोडर बताया था ना, बर्ट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ इनकोडर्स। दूसरे नंबर पे है बर्ट। जी। तो हम जब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर के इनकोडर्स को जोड़ के उन्हें ट्रेन करते हैं और उनसे हम रिप्रेजेंटेशंस लर्न करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ इनकोडर्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बर्ट इज एक्चुअली अ डिसेंडेंट ऑफ ऑटो इनकोडर। और सिमिलरली जब आप चैट जीपीटी या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करते हैं तो एक्चुअली यू आर टॉकिंग with a large number of decoders working together, वापस stacked चले आए इनका, together. हाँ। ज़्यादा ना हो जाए, निकल ना जाए। देखिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आप वो बच्चे, अगेन देयर आर पीपल जिनको अच्छा खासा टेक का नॉलेज है, वो समझ भी गए होंगे। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो ये बात समझ गए हैं कि हमारे कोर्स का मकसद सिर्फ आप लोग नहीं हो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको समझाने के लिए हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है। सो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कि हमने कल हम इधर आए हॉस्पिटल, बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, हमने यहाँ स्टे किया। तो यासिर भाई ने एक बंदे को जिम्मेदारी लगाई कि यार मेरे गेस्ट हैं, ख्याल रखना। जैसे हमने उसे कहा कि यार हम हमारे लिए ये खाना ले, हमने उसको एक पूरा बताया कि यार हमने ये खाना है, इन्होंने ये खाना, हमने ये पीना, हमने ऐसे करना। तो हमने उसको बताया पूरी डिटेल, ज़्यादा बोलना पड़ा, एक डेटा उसको ज़्यादा देना पड़ा टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। उसने वो एक्शन परफॉर्म किया। इमेजिन करेंगे अगले दिन मैं उसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार वो कल वाला काम कर दो या कल वाला खाना ले। अब इनपुट मैंने रिड्यूस कर दी, उस इनपुट जो मैंने उस बंदे को दी है उसकी आउटपुट क्या होगी? वही सेम खाना जो मैंने उसको एक दिन पहले पूरी डिटेल में बताया था। ऐसे ही डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो एक हमने पहले आउटपुट इनपुट को इनकोड कर दिया छोटी इनपुट में, शायद किसी और बंदे को वो समझ नहीं आएगी, लेकिन वो जो बंदा है उसको समझ में आ गई और उसने छोटी इनपुट लेके वही आउटपुट प्रोड्यूस कर दी। इसी तरह से अगर आप इमेज को प्रोसेस करें, इमेज की इनपुट देनी है, बहुत बड़ी इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट करके देने की बजाय उस इमेज को इनकोड करके एक ऐसी इनपुट बना ली जाए कि जिसकी आउटपुट जो हो सेम हो लेकिन इनपुट का साइज कम हो जाएगा। जब इनपुट का साइज कम हो जाता है तो क्या होगा? प्रोसेसिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, कंप्यूट आपकी कम इस्तेमाल होगी, जस्ट लाइक दिस स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, आप एफिशिएंट हो जाएंगे। अब इस आर्किटेक्चर को गौर करेंगे तो डॉक्टर साहब आपको मजीद इनकी एप्लीकेशन बताते हैं। बिल्कुल आसिफ, देखिए जैसा कि इरफान ने आपको आइडिया दिया, तो ऑटो इनकोडर मैं एक एक्चुअली चीज ऐड करता हूँ, इट्स नॉट पाइपलाइन। पाइपलाइन इज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स एंड एक्शन। डू नॉट कंफ्यूज विद द पाइपलाइन। मैं एक कमांड की बात कर रहा हूँ, इनपुट की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया है एक इशारे से। बाजू का आप बच्चे को हल्का सा इशारा करते हो, वो एक एक्शन परफॉर्म कर देता है। मैं एक एक्शन की बात कर रहा हूँ। जो पाइपलाइन होती है वो सेट ऑफ एक्शंस होता है कि इतने सारे काम इस तरह से बैक, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पाइपलाइन होती है वो, पाइपलाइन से कंफ्यूज ना कीजिए प्लीज। बिल्कुल। तो ऑटो इनकोडर को अगर आप और भी ज्यादा आसानी से समझना चाहें तो यूं समझें कि ये ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जो अपनी आउटपुट प्रेडिक्ट करता है।
ठीक है। ये ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जो अपनी आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। अब आप पूछेंगे कि सर इनपुट हमारे पास है तो हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करने की क्या जरूरत है? तो हमें सेम इनपुट अगर हमें पता है तो हमें सेम आउटपुट प्रेडिक्ट करने की क्या जरूरत है? तो इसकी मिसाल यूं समझे कि जैसे आपने पिछली बार एमनिस्ट क्लासिफिकेशन की थी और आप इमेज लेते थे 28 बाय 28 का, उसे एक 784 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद उस पर मॉडल ट्रेन करते थे। अब ऑटो इनकोडर में क्या होगा कि वो 784 डायमेंशनल वेक्टर जो है ऑटो इनकोडर का एक पार्ट उस 784 नंबर्स को 10 नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। सो इस पोर्शन को हम कहते हैं इनकोडर पार्ट। ऑटो इनकोडर के मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, इनकोडर और डिकोडर। तो इनकोडर का क्या काम है? इनकोडर का काम है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करना कम इंफॉर्मेशन में। लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम इंफॉर्मेशन में कंप्रेस करना तो बड़ा आसान है, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बीच में से निकाल दूं। इसका मतलब है कि कंप्रेस करते हुए मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन लूज कर दी, लेकिन हम इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल लूज नहीं करना चाहते। सो हम क्या चाहते हैं कि मैं कंप्रेस भी करूं और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद रहे। तो हम क्या करते हैं कि हम जो डिकोडर पार्ट है वो वही कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन लेता है, यानी कि मेरी दी हुई एग्जांपल में 784 नंबर्स को हमने 10 नंबर्स में कन्वर्ट किया। डिकोडर क्या करेगा? उन 10 नंबर से फिर वही 784 नंबर रिक्रिएट कर देगा। इसका मतलब है कि अगर मैं 10 नंबर से वही 784 नंबर्स क्रिएट कर सकता हूं या वही इमेज क्रिएट कर सकता हूं, तो एक्चुअली 784 नंबर्स की तमाम इंफॉर्मेशन मैंने इनकोड की थी उस 10 नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन में, और वो रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है उन सारे 784 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अगेन हमने इनपुट ही को आउटपुट में रिक्रिएट किया, लेकिन ये रिक्रिएट करते हुए हमने एक ऐसी हिडन रिप्रेजेंटेशन लर्न कर ली जो कंप्रेस्ड भी है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन जाया भी नहीं होती। और जब ये मॉडल ट्रेन होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अब आपके पास बहुत बड़ा इमेज है, आपने कंप्रेस किया इनकोडर से, उसे ट्रांसमिट कर दिया, रिसीविंग एंड पे वो छोटा सा कोड मिला, उससे आपने डिकोडर को पास किया, डिकोडर ने दोबारा इमेज रिक्रिएट कर दिया। और इसकी एप्लीकेशंस जो है वो डिनॉइजिंग में है, इमेज क्लासिफिकेशन में है, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स है, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारी डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर विजन में। तो इस पे फर्दर मैं चाहूंगा कि इरफान थोड़ा सा और आपको आसानी से आइडिया दे दे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, मैं तो कहूँगा कि आप लोग ना इसकी एप्लीकेशन पे रिसर्च करें। बिल्कुल, इट्स एन असाइनमेंट। उनको लिस्ट डाउन करें। जो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालें, जो ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो मैसेज में बताएं। आइडिया इज़ दैट कि यार आप इमेज के साथ किसी भी तरह से आप प्रोसेस उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर वो प्रोबेबिलिटी बीच में लेके आएंगे। तो जनरल आइडिया ये है कि हमने बहुत शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि आप देखते होंगे कि यार आपके हमने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा कि दादाजी की इमेज होती है, आपके बचपन की एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, फटी हुई इमेज होती है, और उसको कहा जाता है कि इसको ठीक कर दो। फिर एक फोटोशॉप डिजाइनर उठता है और उसको बैठ के ब्रश लेके, टूल लेके, वो सारा हथियार लेके बैठ जाता है ठीक करने के लिए, और आप उसको बड़ी एफर्ट के बाद कोई हद तक एक इम्परफेक्ट सी उसको ठीक कर देते। दिस थिंग कैन फिक्स दैट इमेज फॉर यू। अगर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आप उसे कलर करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। अब सवाल ही पैदा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जब फोटोशॉप भी कर रहा है तो एआई भी कर रहा है, तो फर्क क्या रह गया, फोटोशॉप से ही कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एआई का मकसद क्या है भाई? आपकी ह्यूमन डिपेंडेंसी, ह्यूमन एफर्ट्स को कम करना।
उसके लिए एक स्किल चाहिए, तो पूरे फोटोशॉप को जो समझता है वही काम ठीक तरीके से कर पाएगा। लेकिन ये चीज एक टूल की तरह, बहुत से मार्केट में टूल्स आ गए जो जस्ट लाइक दिस आपका काम कर देते हैं। अगेन, क्या कॉन्सेप्ट है एआई का? आपको एम्पावर करना, आपको प्रोडक्टिव बनाना, ये सारा कुछ करना। तो एआई इज डूइंग लाइक दिस। दूसरा, एआई जो है उसको ये पता होता है कि इस इमेज में जब रिक्रिएट कर रही होती है तो क्या रखना है, क्या निकालना है। मैं आपको थोड़ा आसान से आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इमेज है, उसके अंदर ना ब्लैक धब्बे स्पॉट लगे हुए, इमेज के सारे इर्द गिर्द ब्लैक 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 स्पॉट है, शायद आज दिखाएंगे भी सही। एंड इवेंचुअली उस इमेज के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो काम का है। एआई को पता है कि इसके अंदर जब मैं रिक्रिएट करूंगा तो कौन से काम के पिक्सल, जिससे सही कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, वो वैल्यूएबल पिक्सल रिटेन करेगा और ड्रॉ करेगा उस इमेज के अंदर। और वो जो कंपोनेंट जिनकी वैल्यू कम है वो जब खत्म करेगा तो इमेज से नॉइज खत्म हो जाएगा और इमेज और क्लीन होकर सामने आ जाएगा, और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ हुआ। ये डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर इसे कहते हैं। और मैं डरावने वर्ड बोलने से पहले आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता था। तो एक देखिए, नॉइजी इनपुट है जिसके अंदर नंबर 2 लिखा हुआ है, उसको इनकोड हुआ, डिकोड हुआ, और आउटपुट देखें क्या हुई। अब हुआ तो वो रीजनरेट है ना सर? बिल्कुल ऐड ऐसे, करें प्लीज। बिल्कुल ऐसे। देखिए, आप इसकी एप्लीकेशन सोचे तो आप हैरान रह जाएंगे। ब्लर्ड इमेज को क्लियर करना, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर करना, नॉइज्ड इमेज को साफ करना, मतलब यू कैन थिंक। और इसकी काउंटलेस एप्लीकेशंस जो है वो आप कंप्यूटर विजन में फाइंड कर सकते हैं। और अभी मैं सिर्फ कंप्यूटर विजन की बात करता हूँ, लैंग्वेज की तरफ तो भी मैं गया ही नहीं। और ऑटो इनकोडर की खास बात पता क्या है? ऑटो इनकोडर एक आर्किटेक्चर है। वो आर्किटेक्चर कॉन्वोल्यूशन लेयर से भी बन सकता है, वो आर्किटेक्चर फुली कनेक्टेड लेयर से भी बन सकता है, वो आर्किटेक्चर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से भी बन सकता है, वो आर्किटेक्चर अटेंशन लेयर से भी बन सकता है। सो इट्स एन आर्किटेक्चर, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं और इरफान जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो स्टेबल डिफ्यूजन है वो एक्चुअली लेटेंट डिफ्यूजन है। और ऑटो इनकोडर की स्ट्रेंथ क्या है? ये लेटेंट रिप्रेजेंटेशन लर्न करता है। याद है ना 784 से 10 नंबर की मैंने बात की थी। अब आपने टॉपिक उस तरफ ले ही गया तो पहले लेटेंट समझाना। हाँ, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ या हिडन। अब ये वो लेटेंसी से नहीं निकला लेटेंट हाँ। वाला। जब आप इमेज को कंप्रेस करते हो, इनकोड कर देते हो, हाँ। आ गया इनपुट और कुछ, उसको आप कहते हैं लेटेंट। ठीक है, और उसको आप जब लेटेंट डिफ्यूजन। हाँ, तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि अब बच्चों के हवाले कर दें, हमने ट्रैवल भी करना है। सिस्टम उसको लेके चलते हैं पीपीटी के लिए। आपसे ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था। ओके, सो जिस तरह से आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी लेवल जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो सर फ़ान ने और डॉक्टर शाज ने आपको बताने की कोशिश की है, तो उसी का एक इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हम डायरेक्टली जो हमारे पास ऑटो इनकोडर्स पे हम आ गए। इससे पहले हमने CNN पढ़ा था, तो CNN से हम ऑटो इनकोडर्स पे आए। इन बिटवीन इसके बीच में क्या हो रहा है? जो ऑटो CNN की हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, जो मॉडल बिल्डिंग हमने पढ़ी है, मॉडल एक ट्रेन किया, उस पर हमने प्रेडिक्शन की, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उससे हमने क्या क्या बना लिया, उसके बाद हम आगे किस तरफ मूव करके गए। ठीक है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम आगे किस तरफ मूव करके गए, मैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च बात कर रहा हूँ कि रिसर्च की फील्ड में किस तरह से डेवलपमेंट हुई। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने जो एप्लीकेशंस आपके सामने रखी हुई हैं कि इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज सेगमेंटेशन, फेशियल रिकग्निशन, जेस्चर रिकग्निशन, ये बिल्कुल बहुत बेसिक किस्म की, बेसिक लेवल की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ताकि मकसद ये है कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी इस फील्ड में उनका नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, वो उन चीज़ों को विजुअली देख के उनका एक बैकग्राउंड जो है वो डेवलप हो जाए। अब आपके सामने ये इमेज सेगमेंटेशन नज़र आ रही है। बेसिकली इमेज सेगमेंटेशन क्या है? CNN के थ्रू आपने एक इमेज को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, उसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, उसको डिटेक्ट करना, क्लासीफाई करना सीख लिया। अब नेक्स्ट लेवल उसका हम किस पे गए कि हम
एक एक पिक्सल के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगी कि एक अगर मुझे दरख्त के इमेज के अंदर एक कार नज़र आ रही है तो मैं उस पूरी इमेज में से सिर्फ उन पिक्सल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकूं जो कार के हैं, या सिर्फ उन पिक्सल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकूं जो ट्री के हैं या रोड के हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज में से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेगमेंट कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन उनकी पिक्सल्स की बेसिस के ऊपर। और ये मुझे इनेबल किया किसने? CNN ने, जो हमारी बेस बना, जो हमने आप लोगों को सिखाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। आपके सामने एक वीडियो चल रही है, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल कार्स नज़र आ रही हैं, पोल्स नज़र आ रहे हैं। अब आप ये देखेंगे इसमें अगर ध्यान से, तो वो ये नहीं कि सबको कार्स आइडेंटिफाई कर रहा है, ट्रक को वो ट्रक आइडेंटिफाई कर रहा है, छोटी कोई कार है उसको कार आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर कोई पोल आ रहा है तो उसको ये पता है कि ये साइन पोल है या ये ट्रैफिक सिग्नल पोल है, तो वो हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आपके पास क्या है? ऑटोनमस कार्स आपके पास इसी चीज़ को यूज़ करती हैं। हाउ दे आइडेंटिफाई, अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊँ तो वो आइडेंटिफाई करती हैं कि मेरा रोड कहाँ कहाँ पे है, वो इमेज में से रोड के जो पिक्सल्स हैं उनको सेगमेंट कर रही हैं। देन उसको कैसे पता चलता है मैंने किस लेन में रहना है? वो लेन डिटेक्शन कर रही है, वो लेन की लाइन को आइडेंटिफाई कर रही है, देन वो सिग्नल को देख रही है, वो सामने वाली गाड़ी को देख रही है। तो CNN ने आपको इन चीज़ों के काबिल बना दिया, आपने ये चीज़ें बिल्ड कर ली उससे। उसके बाद हैंड जेस्चर्स हैं, आपके सामने एक डेमो शो हो रहा है जिसके अंदर वो अपनी फिंगर्स की बेसिस के ऊपर आप जो मॉडल है वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये सिग्नेचर जो जेस्चर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फेस डिटेक्शन है। अब आपके सामने ये जो इमेज है इसके अंदर अगर मैं गलत ना हूँ तो एटलीस्ट 2 to 5,000 की अमाउंट होगी जो लोग इसमें मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो दूर जिसको मेरी आंख नहीं देख पा रही कि यहाँ पे एक फेस हो सकता है, वो उसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक फेस है। ये चीज़ें आपने CNN को डेवलप करते 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 आप इस स्टेज पे चले गए कि आपने इतने काम कर लिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं। हेल्थ की जो फील्ड है उसके अंदर आपके पास जितनी डिजीज़ होती हैं, आप एक्सरे नॉर्मल पहले डॉक्टर्स उसको देखते थे और उसको फिर आपको देख के बताते थे कि आपकी जो एक्सरे है इसमें ये ख़राबी है या ये ख़राबी है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास मॉडल्स हैं, आपकी एक्सरे इमेज आती है, वो ऑटोमेटिकली मॉडल को पास होती है, मॉडल आपको प्रेडिक्शन दे देता है कि जनाब इस एक्सरे में ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ है या नहीं है। इसी तरह मेडिकल की बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर CNN आपका यूज़ होता है। जब आप इस लेवल पे पहुंच गए तो उसके बाद आपने एक टेक्नोलॉजी देखी जिससे आज आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जनरेटिव AI। आप इमेजेस जनरेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप टेक्स्ट जनरेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आपने गाड़ी तो चलती हुई देखी है। क्या आपने सोचा है कि ये जो गाड़ी पहली दफ़ा बनी थी ये इसकी स्टेजेस क्या थी? सबसे पहले उसका एक टूटा फूटा सा व्हील का डिज़ाइन आया, फिर वो व्हील रिफाइन हुआ। जब आपका वो व्हील रिफाइन हो गया तो फिर करते करते आप इस लेवल पे पहुंचे कि आपने एक स्ट्रक्चर में 4 व्हील्स को सेट किया, उन 4 व्हील्स के ऊपर आपने एक इंजन फिट किया, एक बॉडी फिट की और उसको इस काबिल बनाया कि वो एक स्मूथ स्पीड के ऊपर एक रोड के ऊपर चल सके। ये उसका एक प्रॉपर ट्रैवल है। तो आपने भी गाड़ी की फॉर्म में जनरेटिव मॉडल्स तो देख लिए हैं कि ये मॉडल्स इस तरह से काम करते हैं, हमारी मर्ज़ी से भी जनरेट करके देते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से हुए थे? वहाँ पे चलते हैं। जब हम वहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला स्टेप अगर आप ये देखें कि एक न्यूरल नेटवर्क, आपका एम है कि मैं एक इमेज जनरेट करवाऊँ, तो सबसे बेसिक स्टेप क्या हो सकता है कि जो इमेज मैं इनपुट दूँ मेरा मॉडल उसको समझ सके और उसी को दोबारा जनरेट कर दे। तो मेरा सबसे पहला स्टेप, मेरी सबसे पहली कामयाबी यही होगी कि मेरे न्यूरल नेटवर्क ने, मैंने ऐसा मॉडल बना लिया जिसको मैं एक इमेज देता हूँ ना, तो वो उसी इमेज को लेता है, समझता है और उसको दोबारा से खुद जनरेट करके देता है। वही इमेज नहीं देता मुझे, इंफॉर्मेशन वही उसी इमेज वाली होती है, लेकिन वो जनरेट उसको खुद कर रहा है। अब इस तरह के काम के लिए ये बिल्कुल इनिशियल और बेसिक स्टेप है टुवर्ड्स जनरेटिव AI, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो हम आज पढ़ रहे हैं, उसका नाम था ऑटो इनकोडर। तो इससे ऑटो इनकोडर पे जाने से पहले हम एक चीज़ का एक जो कॉन्सेप्ट है आपको जो बताना बहुत ज़रूरी है, वो इनकोडर एंड डिकोडर, जो सिंपल एक इनकोडर और एक डिकोडर जो है वो क्या करता है। अगर डॉक्टर साहब उसके ऊपर ज़रा गहराई में रोशनी डाल दें।
अच्छा जी, आपको हारिस ने और डॉक्टर शिराज ने काफ़ी ब्रीफ कर दिया इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनकोडर्स एंड डिकोडर्स जो है ना, सबसे पहले देखें, जो जहाँ भी कंप्यूटर साइंस में हमारे पास इनकोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को मीनिंगफुल वे में कंप्रेस करें और एक की रख दें। ठीक है, हमने इनकोड कर दिया, मतलब ये है कि इसको हर आदमी पढ़ नहीं सकता। ठीक है, हमने इसको मीनिंगफुल वे में एक तो कंप्रेस कर दिया, दूसरा हमने क्या किया, इसके लिए एक की रख दी, जिसके पास वो की होगी वो इसको रीड कर सकेगा। तो इस अमल को हम कहेंगे इनकोडिंग। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है डी कोडिंग। तो जिसके पास वो की है वो उस इनकोड किए हुए जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको रीड कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगी जी, डिकोडिंग। तो ये दैट्स व्हाट इनकोडिंग एंड डीकोडिंग है। ठीक है, अब इनकोडिंग आपके पास, अब यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं, जो कि हमारे पास, जैसे कि हमने अभी आपको हारिस ने बताया कि हम एक्चुअली जा किस तरफ रहे हैं, जनरेटिव एआई की तरफ। ठीक है, तो हमें जनरेट करनी थी चीज़ें। तो देखिए, अब जनरेट जब हमने चीज़ें करनी है, हमारे पास एक ऐसी हमने इमेजेस को जनरेट करना है, हमने वीडियोस इमेजेस को जनरेट करना है, या कोई भी डेटा हो सकता है जिसको हमने जनरेट करना है। लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसको जनरेट करना हमने लर्न कराया हो। ठीक है, और देखें, ये चूँकि बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन का काम है, इसलिए इनकोडिंग ज़रूरी थी। हाँ जी, कुछ समझ आती है बात कि क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटेशन का काम था, तो इसलिए क्या था, इनकोडिंग हमें ज़रूरी थी। हमें उसको स्मॉल करना था, लेकिन स्मॉल किस तरह करना था कि कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट ना हो। ठीक है, एक की हमारे पास आ जाए, और वो कीज़ जो है वो न्यूरल नेटवर्क लर्न करता रहता है। आप उसको लर्न करवाते हैं इमेजेस दे दे के कि किस तरीके से आपने इसको इनकोड करना है। तो जो न्यूरल नेटवर्क आपका जो लेयर है, आर्किटेक्चर है ना, इसमें 3 न्यूरल नेटवर्क्स हैं हमारे पास। जो लेयर इसको लर्न कर रही है ना, कि आपको कंप्रेस करके दे रही है, इसको कहते हैं इनकोडर, और इस अमल को कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, अब हमने इसको डिकोड करना है, तो यही आउटपुट आपने उसको दे देनी है। जो दूसरा आपका न्यूरल नेटवर्क है जो इसको डिकोड करेगा, वो लर्न क्या कर रहा है, डिकोडिंग लर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब चूंकि ये काम पैरेलल कर रहे होते हैं, एक की इनपुट है दूसरे की आउटपुट है, लेकिन काम डिफरेंट है, तो इसलिए इसको हम सिंगल फ्रेमवर्क कहते हैं, इनकोडिंग और डीकोडिंग का। तो ये आगे चलेंगे इसमें। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास ऑटो इनकोडर है, और ऑटो इनकोडिंग में जाहिर सी बात हम कर क्या रहे हैं, डायमेंशन जो है ना, हमने पिछली दफ़ा पढ़ा CNN में, हम डायमेंशन रिडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, डायमेंशन रिडक्शन जैसे अभी हमने बताया, काफ़ी सारी बात इस पर हो चुकी हुई है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उसको मीनिंगफुल वे में छोटा करके और सिर्फ याद कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको, और जो प्रोसीजर है उसको कंप्रेस करने का, वो इनकोडर लर्न कर रहा है साथ साथ। वो ऐसे नहीं है कि प्रोसीजर उसको सिर्फ कंप्रेस कर दिया और वो प्रोसीजर जो आपने लर्न नहीं किया। तो दैट इनकोडिंग जो है ना, वो प्रोसीजर लर्निंग का नाम है। कोई कंप्रेस आपने किस तरह किया है, जिस तरह कंप्रेस किया है ना, वो CNN उसको, या कोई भी न्यूरल नेटवर्क है, जैसे कि डॉक्टर शिराज ने आपको बताया, ये एक फ्रेमवर्क है, इसमें कोई भी न्यूरल नेटवर्क फिट कर सकते हैं आप। इवन आप इसको हाइब्रिड भी बना सकते हैं। आपके इनकोडिंग लेवल पे कोई और हो सकता है न्यूरल नेटवर्क, डिकोडिंग लेवल पे इस पर कोई और न्यूरल नेटवर्क हो सकता है। लेकिन अभी के लिए चूंकि हम सिर्फ इमेजेस को देख रहे हैं, तो इमेजेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो कंप्रेस कर रही है जो साइड, जो लर्न कर रहा है वो कंप्रेशन लर्न कर रहा है। एक्चुअली अगर आपसे को पूछे कि क्या लर्न हो रहा है जी आपके इनकोडिंग में, तो इनकोडर क्या लर्न करता है, वो कंप्रेशन की जो टेक्निक है ना, कि किस तरीके से उसने कंप्रेस करना है इसको, तो वो लर्न कर रहा है। और जो आपको डिकोडर है वो क्या कर रहा है, कंप्रेस हुई चीज़ को उठा के जब वो डीकोड करेगा, तो वो लर्न कर रहा है हाउ टू डीकोड द कंप्रेशन। लेकिन ये साथ चलाने इसलिए ज़रूरी है कि जो कंप्रेस वो करेगा, एट द सेम टाइम वही डिकोडर अगर उसको डिकोड करे तो क्या होगा, उसके लिए आसानी होगी और बेहतर लर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब ऑटो इनकोडर्स हैं। और सर, इसमें मैं थोड़े से बच्चों के लिए मज़ीद ऐड करना चाहूँ कि इस कॉन्सेप्ट को ना आप इस तरह से देखें कि किसी बच्चे के जहन में ये सवाल भी आएगा, सर, कि जिस तरीके से हम एक इमेज देखते हैं, और हम बचपन में सबने ड्राइंग तो की होगी, तो ड्राइंग करते हुए हम क्या करते हैं कि एक इमेज जो हमारे सामने पड़ी होती है, उस इमेज को हम देखते हैं, उस इमेज को हम उसके फीचर्स को याद करते हैं कि मैंगो बनाना है, तो मैंगो का जो कर्व है वो हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो हमें मैंगो नज़र आए जब हम ड्रॉ कर रहे हों। तो आप उस तरह की कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, और आपका जो मैंगो है वो ड्रॉ आप खुद कर लेते हैं। यही काम आप करवा रहे हो कंप्यूटर से, उसके लिए आपको चाहिए न्यूरल नेटवर्क, उसके लिए आपको चाहिए कि आप, आइडियली तो क्या आना चाहिए था, आप वही इमेज दें जो आपने जनरेट करवानी है, वो पूरी इमेज को वो मॉडल देख ले और उसको जनरेट कर दे खुद से। लेकिन मसला ये है कि आपके पास इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं है
आप उसको बिल्कुल रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, इतनी रिड्यूस्ड, इतनी मिनिमल इंफॉर्मेशन कि जिससे वो इमेज जनरेट हो सकता हो। उसके अलावा कि अगर उस इंफॉर्मेशन से आप मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन कम करेंगे वो इमेज ख़राब हो जाएगा, वो जनरेट नहीं कर पाएगा। एक गेम अक्सर खेली जाती थी कि कोई भी इमेज ना आपको जस्ट फॉर अ सेकंड बड़ी क्विकली आपको दिखाई जाती थी और हटा ली जाती थी, फिर कहते थे इसको ड्रॉ करो, ये क्या था, ठीक है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है उस छोटे से लिमिटेड टाइम के लिए आप बहुत कम फीचर्स उसके देख पाते हो कि अच्छा इसमें सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हाउस की पिक्चर दिखाई जाए तो सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि ये एक घर था, आपको ये नहीं पता चल पाएगा एग्जैक्टली उसकी छत किस तरह की बनी हुई थी, उसमें कितने पिलर्स आ रहे थे, उसमें किस तरह का उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर था। तो आप अपनी इमेजिनेशन में और अपनी वो जो फीचर्स आपने उसमें से देखे हैं उनको याद करते हुए वो इमेज उसके नियर बिल्कुल क्लोज ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। हो सकता है अगर आपको एक और दफ़ा वो बताया जाए कि ये वो इमेज नहीं है तो आप उसको मज़ीद इम्प्रूव कर लो, ठीक है। यही सिस्टम ऑटो इनकोडर्स में हो रहा है। इमेज आई, इनकोडर के पास गई, इनकोडर ने क्या किया, फीचर निकाले कन्वोल्यूशनल लेयर से। अगर आप CNN यूज़ करते हैं उसके अंदर ANN भी यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स निकाले, पुलिंग कर दी, कम हो गए, फीचर्स निकाले, पुलिंग कर दी, डायमेंशंस रिड्यूस हो गए, लेकिन जो फीचर की इंफॉर्मेशन है वो मौजूद रही। अब आपके पास फीचर्स की इंफॉर्मेशन आ गई, आप इनकोडर को देते हैं कि इसको अब इस इंफॉर्मेशन के यूज़ करते हुए यही इमेज मुझे दोबारा जनरेट करके दो, ठीक है। तो हमारा फिर इस तरीके से काम चलता है। और इनकोडर ऑटो इनकोडर्स का आपके पास एक आर्किटेक्चर शो हो रहा है जिसके अंदर अगर मैं आपको इसके बजाय ये वाली इमेज दिखाऊं तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपके पास एक इनपुट इमेज आया, देन आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं और पूलिंग लेयर नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पूलिंग नहीं हो रही, वो ऑब्वियस है कि वो पूलिंग वहाँ पे होगी, क्यों, आपने फीचर्स को डायमेंशनलिटी रिड्यूस करनी है। बीच में आपको कुछ नज़र आ रहा है, अगर कोई मुझे बता सकता है कि ये बीच में जो लेयर्स हैं ये कौन सी लेयर्स हैं? जी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। अच्छा देखें, ये जो हमारी पहली लेयर है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जो हमारा जो इनकोडर है ना वहाँ पे हम आउटपुट्स की केयर नहीं करते, आउटपुट्स को इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ इनपुट को प्रोसेस करके आगे भेज देते हैं, ठीक है। अब अगर आउटपुट जो है ना हो ये रहा होता है एक्चुअली हमारी हर लेयर में, हम क्या करते हैं, लेयर से इनपुट लेते हैं, लेयर आउटपुट देती है, फिर नेक्स्ट लेयर में, फिर नेक्स्ट लेयर में, इस तरह जाते हैं। जब ये बन जाता है ना हमारा न्यूरल नेटवर्क इनकोडर, फिर हम उसकी सिर्फ इनपुट ट्रेन करते हैं, आउटपुट की केयर नहीं करते, ठीक है। मज़ीद आप इस पर पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अब इस पर इससे ज़्यादा अगर बताया जाए तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने सिर्फ देखना इनकोडर जो है ना आपका सिर्फ इनपुट्स पे ट्रेन होता है, ठीक है, वो आउटपुट की केयर हम नहीं कर रहे होते। लेकिन डिकोडर पे जब हम जाते हैं तो हम आउटपुट की केयर उसी तरह से करते हैं जिस तरह हम नॉर्मली न्यूरल नेटवर्क पे कर रहे होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपके पास इमेज आई, उसको इनकोडर ने इनकोड करना स्टार्ट किया। इनकोड बाय इनकोडिंग हमारा मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसका जो डायमेंशंस हैं, उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, और एट द एंड आपके पास यहाँ पे एक फ्लैटन आपको नज़र आ रही है 1152 डायमेंशन का एक वेक्टर नज़र आ रहा है, और उसके बिल्कुल सेंटर में एक 10 डायमेंशन का वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही मिनिमल हो गई थी, ठीक है। और इसको आप कह लें कि बिल्कुल इमेज कॉम्प्रेस्ड हो गया, बिल्कुल कॉम्प्रेस्ड हो गया विद मिनिमम इंफॉर्मेशन जो उसको दोबारा बनाने के लिए हमें चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन हमने फिर FCN लेयर के थ्रू आगे पास करना शुरू की। अब ये जो आगे हम पास कर रहे हैं, ये देखें, अगर आप इस आर्किटेक्चर पे गौर करें तो अब अगला जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम कर रहा है, बिल्कुल और इसके ऑपोजिट काम कर रहा है कि अब आपके पास सबसे लास्ट में FCN लेयर आ रही थी, अब सबसे पहले FCN लेयर आ रही है, और उसके बाद आपका जो इमेज का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, और एट द एंड आपको एक इमेज नज़र आ रही है जो आपने इनपुट की थी, उस बिल्कुल वही उसी किस्म की इमेज आ रही है। अब ये याद रखना है कि ये वही इमेज नहीं आ गई जो आपने इनपुट की थी, इस इमेज में, इस जनरेटेड इमेज में इंफॉर्मेशन वही है जो हमने इनपुट इमेज में हमें चाहिए थी, लेकिन ये इस नेटवर्क ने खुद जनरेट की है, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसको हम मज़ीद सादा लफ्ज़ों में देखें ना
तो अगर आपसे इनकोडर डिकोडर को अगर हम देखना चाहते हैं तो सिंपल है, इमेज टू वेक्टर, वेक्टर टू इमेज, ठीक है। बिल्कुल। हमने इनकोडर में इमेज टू वेक्टर कन्वर्ट किया, अगेन वेक्टर टू इमेज कन्वर्ट कर दिया, वेरी सिंपल। मतलब इसके आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, इनकोडर डिकोडर, इमेज टू वेक्टर, वेक्टर टू इमेज। बिल्कुल। वेक्टर आप इसी तरह समझें कि आपके पास इमेज आया और इमेज को हमने CNN के थ्रू लर्न किया, लर्न करने के बाद जो हमारे पास उसके फीचर आए वो हमने सिंगल डायमेंशन जो है ना मैट्रिक्स के अंदर सेव कर ली। सो दैट्स व्हाट वेक्टर इज, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है जी। इससे ज़्यादा वो हारिस ने आपको बताया जैसे कि आप वो जो है ना लेक्चर दूसरे जो हमारे लास्ट लेक्चर है वो देख सकते हैं आप। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि ऑटो इनकोडर वही इमेज क्यों नहीं दे रहा जो इनपुट में ले रहा है। देखें, हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन से पहले आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हम अब ये नहीं चाह रहे कि हम जो इनपुट इमेज दें हमारा न्यूरल नेटवर्क वही इमेज हमें आउटपुट करके बता दे कि ये क्या चीज़ है। अब हम ये चाहते हैं कि उसको इतनी समझ हो कि वो ऐसी इमेज को खुद इस तरह की, अगर उसको क्लोज इन्फॉर्मेशन मिले वो खुद जनरेट कर दे, खुद से बना ले उस चीज़ को। अब हमारा टास्क ये है, तो उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम उसको बहुत मिनिमल इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं ताकि उस मिनिमल इन्फॉर्मेशन से वो डिकोडर पे जब जाए वो डिकोडर उसको जनरेट करे, डिकोड करे, उस इन्फॉर्मेशन को देखता जाए, उस इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करता जाए, उसको अच्छा करता जाए, उसमें से जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं जिसको हम नॉइस कहते हैं वो रिमूव करता जाए और वही इमेज उसके क्लोज लेके जाए जो हमने इनपुट की थी, ठीक है। ये असल में ना देखें, ये जो क्वेश्चन है इसका शॉर्ट आंसर ये हो सकता है कि हमारा अब जो काम है वो इमेज कन्वर्जन नहीं है, इमेज जनरेशन है। बिल्कुल। तो ये इमेज हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये वही इमेज है, इट इज़ जनरेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा गिवन। तो ये जनरेटेड है, ये इमेज कन्वर्जन इसका काम नहीं है इस फ्रेमवर्क का ना। इस फ्रेमवर्क का काम है इमेज जनरेशन। तो जनरेट होगा, वो नया इमेज बनेगा, उस जैसा ही होगा वो। फिर आप देखेंगे ना एंड में हम ये काउंट करते हैं कि जो हमने इसको इमेज दिया था और जो इमेज हमें मिला है कितना फ़र्क है, इसको कहते हैं लॉस, ठीक है। तो ये हम हर नेटवर्क के एंड पे करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज इमेज जनरेशन जी, ठीक है। अब इनकोडिंग का प्रोसेस आप लोगों को हम क्योंकि बार बार इस चीज़ को रिपीट कर काफ़ी चुके बता हैं, तो इनकोडिंग का प्रोसेस तीन स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए हुए ताकि आप लोगों को जो स्लाइड्स पढ़ने हैं उनमें भी आसानी हो जाए कि आपके पास इनपुट इमेज आ रही है, आप उसको इनकोडर को दे देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आपके पास जो इनकोडर है उसके अंदर न्यूरॉन्स की लेयर्स होगी। वो न्यूरॉन्स आपके सिंपल न्यूरल नेटवर्क के हो सकते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर्स वाले, वो आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। वो उसमें से क्या करेंगे, उनका काम है सिर्फ पैटर्न्स और फीचर्स को लर्न करना, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, दीज पैटर्न्स एंड कंबाइंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। वो तमाम फीचर्स को क्या करता है कि बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कंप्रेस्ड इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, उसको रख देता है, ठीक है, ताकि उसको यूज़ करते हुए अगला जो पोर्शन है, अगला पार्ट कौन सा है, इनको डिकोडर का, वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो इमेज जनरेशन की तरफ जाए। तो इनकोडर का काम क्या होगा, जब अब हम इनकोडर बोलें, उसने फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसने इन्फॉर्मेशन को मिनिमाइज करना है और स्टोर करना है। तो डाटा कंप्रेशन और फीचर एक्सट्रैक्शन, ये दो काम आपके हो गए इनकोडर के। अब डिकोडर पे आते हैं, तो डिकोडर का क्या काम है कि उस मिनिमल इन्फॉर्मेशन को लेना, उसको एक्सपैंड करते जाना और इस फॉर्म में लेके जाना कि आप उस ओरिजिनल डाटा तक पहुंच जाए जो आपको इनपुट में मिला था। तो स्टेप 1 क्या होगा कि आप इनकोडेड डाटा जो है वो लेते हैं, कंप्रेस्ड डाटा वो लेते हैं, उसकी जो लेयर्स होती हैं डिफरेंट, उस वो डाटा के अंदर जो डाटा कंप्रेशन हुई होती है उसमें से दोबारा से वो फीचर्स निकालना स्टार्ट कर देती है। इसमें ये भी फीचर्स हो सकता है, इसमें ये भी फीचर हो सकता है, ये भी पैटर्न हो सकता है। देन आप क्या करते हैं, उस जनरेटेड फीचर्स की बेसिस पे ओरिजिनल डाटा जनरेट कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप्स इनकोडर के, 3 स्टेप्स डिकोडर के। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग बिल्कुल क्लियर होंगे। हमें कमेंट्स में बता दें ताकि हम आगे अब जो है वो मूव करें। ये क्वेश्चन है कि टेक्स्ट इस तरह से हो सकता है जी, ये टेक्स्ट से इमेज से ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन टेक्स्ट में है। तो चैट जीपीटी इज़ एन एग्जांपल, ठीक है। तो वो क्योंकि आपको शुरू में बताया है सर ने कि बर्ट है या चैट जीपीटी है, वो ये जो इनकोडर है यहाँ से ही बात शुरू हुई।
हमारे जो फिज़िकल स्टूडेंट हैं उनमें से एक उन्होंने स्टूडेंट ने हमें एक जो बड़ी अच्छी और आसान एक रियल लाइफ से इसका एक एग्जांपल दिया है कि आप सब लोगों ने जो इनिशियल राइटिंग आप लोग सीखते हैं, तो राइटिंग सीखते हुए आप लोगों की जो बुक होती है उस बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर आप लोगों को डॉटेड फॉर्म में डिजिट्स दिए होते हैं जिनको आप ज्वाइन करते हैं और वो डिजिट जनरेट करते हैं। तो आप इसको इसी तरीके से देख लें कि आपको इन्फॉर्मेशन इनकोडर के थ्रू इनकोड करके दी गई थी, मिनिमल इन्फॉर्मेशन, दूर दूर डॉट्स दिए गए थे, जिन डॉट्स को आपने डिकोड किया कि मैं इनको अगर ज्वाइन करूं तो मेरा डिजिट बन जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इमेज के लिए। तो आई वुड अप्रिशिएट कि आपकी एग्जांपल जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए आसान, मज़ीद उसके लिए आसानी जो है वो कर देगी। ठीक है, उसके लिए अब हमारा इनकोडर वाला पार्ट हो गया। हमारी मिनिमल इन्फॉर्मेशन से डिकोडर ने इन्फॉर्मेशन जो इमेज है वो दोबारा यहाँ पे आपके वर्ड आ रहा है रिकंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इनपुट वाली जो इमेज थी उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कर दिया, विच मीन्स के रिकंस्ट्रक्शन कर दी। आगे मूव करते हैं कि हमारे पास जो डिकोडर है वो क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है डाटा रिकंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा, एक लूप कंप्लीट होता है। वो लूप क्या है, देखें, इनपुट इमेज आ रही थी, डिकोडर उसको डिकोड करके दोबारा जनरेट कर रहा था। अब डिकोडर को कैसे पता चलेगा कि मैंने जो इमेज जनरेट की है वो वही उसी तरह की इमेज है जो मुझे इनपुट में दी गई थी। तो यहाँ पर इनपुट इमेज और जनरेटेड इमेज, इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हैं। अगर तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, विच मीन्स के आपका जो डिकोडर है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, और जो आपका इनकोडर है वो भी अपनी इनकोडिंग को चेंज करने की कोशिश करेगा कि मैं दूसरे तरीके से फीचर्स देता हूँ, और इनकोडर भी उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। एक इमेज जनरेट की, वो बिल्कुल सही नहीं हुई, दूसरी इमेज जनरेट की, उसने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव किया, क्लोज किया। वो इस बेसिस पे जैसे जैसे वो क्लोज जा रहे होते हैं, उन वेज, उन मेथड्स को, उन वेट्स को वो यूज़ करते जाते हैं, और एट द एंड वो क्या लर्न करते हैं, वो मॉडल ये लर्न करता है कि हमने कौन सी जो फीचर्स किस तरह से हमने देने हैं ताकि उनको इनकोडर यूजर्स के और इमेज दोबारा जनरेट कर सके। अगर इनको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में किया जाए तो वो ये लर्न कर रहा होता है एक मॉडल। हर आइट्रेशन के ऊपर जनरेटेड इमेज को इनपुट इमेज से कंपेयर करता है कि मैंने कितनी अच्छी जनरेट की है या नहीं, इस तरीके से उसको चेक करते हैं। इसका अगर मैं नाम आपको बताऊं, जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन लॉस। रिकंस्ट्रक्शन लॉस के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान आपका लॉस कितना है। ठीक है, नाम से भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चल जाएगा। तो ये आपके पास एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है ऑटो इनकोडर का। कौन सा ऑटो इनकोडर? बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑटो इनकोडर, जिसको हम वनीला ऑटो इनकोडर भी कहते हैं। जब भी वनीला किसी चीज़ के साथ लगा दीजिए, विच मीन्स के वो सिंपलेस्ट उसका वर्जन होगा, सिंपलेस्ट उसकी फॉर्म होगी। तो इसमें आपके पास एक ओरिजिनल इमेज जा रही है, इमेज रिड्यूस हो रही है, इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो रही है, डिकोडर ले रहा है और आपके पास इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, अभी हमारे पास कमेंट्स में ना कुछ क्वेश्चंस दोबारा ये आए हुए थे कि सर हम ये कर ही क्यों रहे हैं। तो हम जनरेटिव एआई की तरफ जाने हमारा एम है। जनरेटिव एआई के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम इस काबिल हों कि हमारा ऐसा मॉडल हमारे पास मौजूद हो जो हमारी इनपुट इमेज को ही आइडेंटिफाई करके दोबारा से जनरेट कर सके। कोई रैंडम इमेज जो हमारे प्रॉम्प्ट से जनरेट होती है वो तो बहुत बात की बात आएगी, जब हम इसको मज़ीद इस पर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे तब। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑटो इनकोडर्स भी होते हैं। फिर वनीला ऑटो इनकोडर जो हमने आज पढ़ लिया है। डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर। अब डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर जिस तरह आपको डॉक्टर शाज ने बताया कि एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक डीनॉइजिंग एक नॉइजी इमेज दें, ऐसी इमेज जिसके अंदर बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, जो कि ओरिजिनल जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको जिसे कहते हैं ना हाइड कर लेती है या उसकी वजह से वो हमारी इंफॉर्मेशन ख़राब होती है, उसको रिमूव कर दे। तो लेट्स से ये आपके पास एक इनपुट इमेज है। अब आपके पास ये जो इमेज है इसके अंदर नॉइस, अब मैं किसको ले रहा हूँ? नॉइस में ले रहा हूँ ये जो आपके पास ब्लैकी शेड आ रहा है, ग्रे शेड आ रहा है आपके इस इमेज के ऊपर। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, आपने इसको रिमूव करना है इस इमेज में से। तो अब आपका जो ऑटो इनकोडर है, अब आपने उसकी ट्रेनिंग करवानी है, और ट्रेनिंग इस तरीके से करवानी है कि आप उसमें से आपका रिक्वायर्ड क्या है,
टेक्स्ट, उसके अलावा बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, आपके काम की नहीं है। तो जब वो डिकोड का इनकोडर के पास जाएगी तो इनकोडर इन्फॉर्मेशन में भेजेगा क्या, टेक्स्ट, बाकी इन्फॉर्मेशन। और वो जो ये जो आपका ब्लैकिश एरिया है, ग्रेश पार्ट है, इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आगे नहीं जाएगी। जब डिकोडर उसको डिकोड करेगा तो वो वाली इन्फॉर्मेशन जब उसके पास थी ही नहीं, तो वो इमेज जो जनरेट होगी वो नॉइज़ फ्री होगी, ठीक है। तो अब आपके पास आउटपुट इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। आपकी इमेज जो है वो क्लियर हो गई। आपने क्या कर दिया, डी नॉइज कर लिया, डी नॉइजिंग कर ली अपनी इमेज में से। तो इसको एक क्वेश्चन है जी यहाँ पे हमारा, आपने जी। आंसर करना है सारों ने। क्या ये वही इमेज है कि नया इमेज बना है? हाँ जी जी जी, कमेंट्स में हमें बताएं कि ये जो इमेज हमारे पास आउटपुट में आ रहा है ये वही इनपुट इमेज है या ये एक नया इमेज जनरेट हुआ है। तो डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर, हमने आपको ऑटो इनकोडर की एक एप्लीकेशन बताई है कि ऐसा इनकोडर ऑटो इनकोडर आप बना सकते हैं जो एक नॉइजी इमेज में से नॉइज़ रिमूव करके आपको एक क्लियर इमेज दे सकता है। अब इसके बाद ऐसा आपने अक्सर ऐसी इमेजेस देखी होंगी ओवर द इंटरनेट कि जिनके अंदर जो ब्लैक एंड वाइट होती हैं लेकिन उनके अंदर आप इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। सर क्या आप कैरी ऑन करेंगे? मैं तो जी हमारे पास जैसे कि हमने बता दिया हुआ है कि डी नॉइजिंग है ऑटो इनकोडर, और डी नॉइजिंग अभी हमने करके भी दिखाई है कि ऑटो इनकोडर में हम कर क्या रहे हैं, डी नॉइजिंग जैसे कि, लेकिन अगेन हम ये इमेज जो है वो न्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। डी नॉइज़ होने के बाद भी हम इमेज का डिनॉइजेशन ज़रूर कर रहे हैं लेकिन वो इमेज वो वाला नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये, चूँकि आप ये देख रहे हैं आपके पास एक नॉइज़ी इनपुट आ रही है, ठीक है। और नॉइज़ी इनपुट से हो ये रहा है कि आपके पास इनकोड हुआ, इनकोड होने के बाद क्या हो रहा है जी, अब हम कर ये रहे हैं, चूँकि हम डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपके पास हमने एक यहाँ पे इस एग्जांपल में नॉइज़ी इनपुट का एक वो आपको एक इमेज प्रोवाइड किया गया इनकोडर को, उसने उसमें से लर्न किया और उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, आपके पास इनकोड कर दिया। अब वो इनकोडेड लेयर आपने जब डिकोडर को दी है तो उसने क्या किया, उसी से अगेन इमेज जनरेट कर दी है। तो ये अगेन मैंने आपको, चूँकि हम इस पर काफ़ी सारी बात कर चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इमेज टू वेक्टर एंड अगेन वेक्टर टू इमेज जनरेट होगी। लेकिन अगेन ये इमेज जनरेशन है, चूँकि हमने इस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है इस इनकोडर को, ये इमेज जनरेट हुआ है विदाउट नॉइज़, ठीक है जी। तो नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए हमने अलग से कोड लिख रखा है। ये ऐसा नहीं है कि उसने लर्निंग ही ऐसे की है, लर्निंग हमने करवाई उसकी इस तरह से है कि वो जो वेक्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है वो डीनॉइजेबल वेक्टर है, ठीक है। तो वो जब हम दोबारा जब इमेज जनरेट होगी हमारे पास तो उसमें से नॉइज़ रिमूव्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मुझे बताना ये है कि नॉइज़ को रिमूव इनकोडर ने किया होगा या डिकोडर ने किया होगा। तो मेरा ख्याल है जनाब ये आपको सर्च करनी चाहिए कि ये जो हमारे पास नॉइज़ रिमूव होगा, या आपने ख़ुद से सर्च करना है ये इनकोडर में रिमूव होगा या डिकोडर में रिमूव। मैं इसका आंसर आपको नहीं दे के जा रहा क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे क्विज़ में ये आपके पास आ जाएगा तो फिर आपको परेशानी होगी। बिल्कुल, आप लोगों के असाइनमेंट के तौर पर हारिस भाई कैरी ऑन। बिल्कुल। अच्छा, जो अभी एक क्वेश्चन भी था वो मेरे माइंड में कुछ चीज़ें भी आई और उसको भी थोड़ा सा एड्रेस करते हुए चलते हैं कि हमने एक तो डॉक्टर साहब ने आपको क्वेश्चन आया था सर वो पीसीए वाला। देखिए जो पीसीए और ऑटो इनकोडर है, मैं उसको अगर सिंपली बता दें कि जो पीसीए है वो लीनियरली चीज़ों को डायमेंशनलिटी रिड्यूस उसकी करेगा, लीनियरली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो होती है, ठीक है। जो कि ऑटो इनकोडर्स हैं ये नॉन लीनियरिटी की तरफ जाते हैं और नॉन लीनियरिटी में जब आप जाते हैं तो वो मोर कॉम्प्लेक्स फीचर्स की तरफ जाता है और वो ज़्यादा जो अच्छी डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, कीपिंग आपके कॉम्प्लेक्स फीचर्स को भी साथ रखते हुए वो ये चीज़ कर सकती है। तो ये एक डिफरेंस इसमें हो गया। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था आपसे कि जी सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। तो अब बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे देखें कि हमारे पास हम जब एट द एंड जा रहे हैं तो वो इमेज जो हमारे पास आउटपुट में आ रहा है हम उसको दोबारा कंपेयर कर रहे हैं उससे इनपुट इमेज से, तो यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, तो ये सुपरवाइज्ड होना चाहिए। देखें ये अनसुपरवाइज्ड इस तरीके से है कि आपने इनपुट इमेज दिया, आपने उसको कोई लेबल डाटा नहीं दिया, आपने कोई लेबल नहीं दिए, मॉडल के पास गया, मॉडल ने खुद ब खुद फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए, खुद फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसने इनकोडर ने जो इन्फॉर्मेशन दी डिकोडर के पास गई, उसने इनपुट जो आउटपुट आपके पास इमेज एक जनरेट कर दिया।
अब आपके पास कोई भी मॉडल ऐसा होगा जिसने ट्रेनिंग करनी है, जब ट्रेनिंग के दौरान उसका लॉस कैलकुलेट होता है और अपने आप को वो इम्प्रूव करता है, तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए ये काम वो मॉडल खुद कर रहा है कि एक इनपुट इमेज को अपनी आउटपुट इमेज के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि ये मेरी इमेज कितनी क्लोज आई है उसके। इस तो क्या आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास से एक्स्ट्रा लेबल करके दी है मॉडल को? नहीं दी। तो सिर्फ एक लॉस कैलकुलेट हो रहा है और ये जो कि मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान इम्प्रूव होता जाता है। कल हम इसकी ट्रेनिंग भी करेंगे, एक मॉडल आपके सामने बनाएंगे भी डिनॉइजिंग वाला, तो आप लोगों को इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये एक और उसकी एग्जांपल है, आर्किटेक्चर डायग्राम है जो मैंने आप लोगों को इसमें ऐड कर दी है। ओके, तो अब हमने जो इन्फॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में आपको इनकोड, बल्कि इनकोड तो नहीं, हमने आपको बड़ी एक्सप्लेन की थी और बड़े अच्छे से कोशिश की थी लास्ट लेक्चर्स में आपको CNN समझाने की, और उसके ऊपर हम लोगों ने किया था। और आज हम लोगों ने ऑटो इनकोडर्स कर लिए। तो अब इसके ऊपर आप लोगों की मॉडल टेस्टिंग है, क्विज़ है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स तक हम लोगों ने स्टॉप किया है। नेक्स्ट में हम जो है वो इससे आगे इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब हम क्विज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्विज़ का लिंक जो है वो